हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर इंदौर में। तो दोस्तों, मैं आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं आपको लगवाऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बार बार अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब का लाल बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भौगोलिक दृष्टि से निम्न कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन चार कथनों में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। जी हाँ, ये तो सही है। पहले नंबर पर राजस्थान है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। दूसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश देश का 9.3% भाग अपने पास रखता है। जी हाँ, हमारा जो कुल क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का 9.38% है। ये भी सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। तो दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा है वो चंबल नदी नहीं बनाती है, ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो जो सही नहीं है वो कौन सा रहेगा दोस्तों? आपका ये तीसरा नंबर का रहेगा आपका आंसर। चौथा भी आप पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। जी, हमारे जो पड़ोसी राज्य है वो 5 राज्य है, और जब छत्तीसगढ़ हमें शामिल था तब हमारे पड़ोसी राज्यों की संख्या 7 हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? पूर्वी और पश्चिमी भाग की हम बात करें मध्य प्रदेश का, ये इधर आप देखोगे पूर्वी हिस्से में सिंगरौली पड़ता है और पश्चिमी हिस्से में अलीराजपुर पड़ता है। तो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आप देखोगे 34 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी कि पूर्वी हिस्से में 34 मिनट पहले सूर्य उदय हो जाता है और पश्चिम भाग में 34 मिनट बाद सूर्य उदय होता है, ठीक है। तो 34 मिनट का अंतर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संज्ञा समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं? निम्न में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं? दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो ये संज्ञा को आप काट दो। निम्न में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में देखो, पुरा समूह, आर्य समूह, द्रविड़ समूह और धारवाड़ समूह। तो इनमें से 4 समूह है, जिसमें से ये 3 समूहों के साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिलते हैं, पूरा, आर्य और धारवाड़ समूह के। लेकिन द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते, मिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो आप देखोगे अरावली पर्वत मुख्य रूप से आपको राजस्थान में मिलेगा। तो राजस्थान से हमारा मध्य प्रदेश का मालवा वाला हिस्सा लगा है और इस मालवा वाले क्षेत्र में आपको ये अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में आर्य समूह की चट्टानें गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती है। सही आंसर होगा इसका गोंडवाना सेल समूह, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन हमें देखना है। पहला ऑप्शन है, राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। जी हाँ, आप देखोगे पूर्व से पश्चिम की ओर आप बढ़ोगे मध्य प्रदेश में, पूर्व से पश्चिम आप देखोगे तो 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश की ये विस्तार है। और ऊपर से नीचे देखोगे उत्तर से दक्षिण में, तो ये जो विस्तार है मध्य प्रदेश का वो है 605 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 है। तो 580 नहीं है, कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा 605 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहले वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, तो आपका इसमें ऑप्शन है पहला, समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य। जी नहीं, मध्य प्रदेश समुद्र की सीमा से घिरा हुआ नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें है पूर्ण भू आविष्टित राज्य। जी, मध्य प्रदेश पूर्ण भू आविष्टित राज्य है, ठीक है।
तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला, जी नहीं। हमारा मध्य प्रदेश ना तो समुद्र से घिरा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है क्या, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो गठन के संबंध में इसमें 4 कथन है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, जी हाँ, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ठीक है, ये राइट आंसर है। दूसरा है बुल्डाना, अकोला सहित 8 जिले को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, जी 1956 में जब एमपी का गठन हुआ था तब पार्ट ए के जो ये 8 जिले हैं इनको मुंबई में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। विदर्भ वाले जो ये क्षेत्र थे जिसमें मराठी भाषा बोली जाती थी, क्योंकि राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। आगे आप देखोगे इसके 2 ऑप्शन इसमें और मिलेंगे आपको। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जी पार्ट सी वाला जो हिस्सा था वो पूरा विंध्य प्रदेश एमपी को मिला। चौथा ऑप्शन है मंदसौर के भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका इसमें गलत है, क्योंकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को राजस्थान में नहीं मिलाया गया। भानपुरा का एक गांव था, इस गांव का नाम है सुनेल टप्पा, ठीक है। तो भानपुरा का ये एक गांव है सुनेल टप्पा, इस सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया था, ना कि संपूर्ण भानपुर तहसील को। तो आपका इसमें गलत ऑप्शन कौन सा होगा, ये चौथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक फिजिकल, इसके जो भौतिक भाग देखोगे आप, इसके फिजिकल पार्ट देखोगे तो इसके 7 भौतिक भाग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा इसके 7 भौतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश में। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है निम्न पठार में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकले लावा से हुआ है। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा है। पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा बघेलखंड, चौथा है रीवा पन्ना का पठार। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है। मतलब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 14 जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो इन 14 जिले में सबसे ज्यादा कर्क रेखा के समीप है। तो याद रखिएगा उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ है, ठीक है। इसमें इंदौर, जबलपुर, भोपाल, दूसरा ऑप्शन राजगढ़, विदिशा, मंडला, चौथा ऑप्शन इसमें शिवपुरी, छतरपुर, रीवा है। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा आपका वो रतलाम, उज्जैन और राजगढ़ होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये कर्क रेखा है ये उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के ठीक ऊपर से ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। याद रखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां से प्रारंभ हो जाती है, गुजरात से, और मध्य प्रदेश में ये अलीराजपुर से प्रारंभ होती है और ये अमरकंटक तक महादेव पर्वत तक ये फैली हुई है, ठीक है। अलीराजपुर से ये अमरकंटक तक ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो अलीराजपुर से अमरकंटक के बीच में खंडवा भी आ जाएगा, इसमें बैतूल भी आ जाएगा, छिंदवाड़ा भी आ जाएगा, लेकिन बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, और यहाँ पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिगार चोटी, जाना पावा तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। ठीक है, 3 चोटियों की यहाँ पर बात की गई है, सिगार चोटी, जाना पावा चोटी और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। तो ऑप्शन पहला है आपका रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिगार चोटी और जाना पावा और धजारी चोटी आपको मिलेगी मालवा के पठार में। ठीक है, ये कहां पाई जाती है तो याद रखना ये मालवा के पठार में ये चोटी पाई जाती है। और मालवा की सबसे ऊंची चोटी याद रखना वो सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर है, जो कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जाना पावा, धजारी चोटी भी मालवा में ही पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। यहां पर बात हो रही है धूपगढ़ की। धूपगढ़ किस पठार में स्थित है तो धूपगढ़ याद रखिएगा ये सतपुड़ा में स्थित है, सतपुड़ा पठार में ये धूपगढ़ आपको मिलेगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़, तो धूपगढ़ याद रखना, ये देखो वैसे तो आपको सतपुड़ा के पठार में सतपुड़ा पर्वत में आपको मिलेगा, और सतपुड़ा पर्वत भी 3 भाग में बटा हुआ है। इसका पहला भाग आपको मिलेगा, पहला भाग है राजपीपला, दूसरा भाग आपको मिलेगा इसका महादेव, और तीसरा भाग आपको मिलेगा मेकल। तो याद रखिएगा ये जो धूपगढ़ है ये महादेव पहाड़ी पर आपको पंचमढ़ी के पास में मिलेगा। ठीक है, पंचमढ़ी महादेव पर्वत पर ये धूपगढ़ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? अब बात को समझना, यहां पर मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? चौपायों की संख्या की बात हो रही है यहां पर, चौपाए की। ठीक है, तो चौपायों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, तीसरा रीवा, और चौथा है बघेलखंड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन है पहला इसमें मालवा, और दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, रीवा और बघेलखंड। तो सबसे ज्यादा चौपायों की संख्या है तो याद रखिएगा वो बघेलखंड में है। अब मैं आपको बता दूं ये चौपाए है क्या। चौपाए, तो चौपाए नाम से ही आपको लग रहे हैं चौपाए यानी कि 4 पाए। ठीक है, 4 पैर, तो 4 पैर वाले जानवरों की यहां पर बात हो रही है। और 4 पैर वाले कौन से जानवर? जो कशेरू की है। ठीक है, जिनमें कशेरू का दंड पाई जाती है। तो कशेरू की वाले जो 4 पैर वाले जो जानवर है जिनको टेट्रापोड कहते हैं, ये टेट्रापोड जानवर सबसे ज्यादा आपको बघेलखंड में मिलेंगे, क्योंकि बघेलखंड में वनों की अधिकता पाई जाती है, वन ज्यादा पाए जाते हैं। इस कारण बघेलखंड क्षेत्र में आपको चौपाए सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठार में से किसमें स्थित है? तो सिद्ध बाबा आपको बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, रीवा, ये 4 ऑप्शन है। किसमें आपको सिद्ध बाबा की पहाड़ी मिलेगी? तो सिद्ध बाबा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी बुंदेलखंड में। ठीक है, याद रखना ये जो सिद्ध बाबा है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। ठीक है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। किस क्षेत्र में आपको गोंडवाना युग की चट्टानें देखने को मिलेगी? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा क्षेत्र, दूसरा है मध्य भारत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन मालवा क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। तो गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं इसका राइट आंसर आपका होगा सतपुड़ा क्षेत्र। गोंडवाना चट्टान आपको 2 क्षेत्र में मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, एक तो है सतपुड़ा और दूसरा आपको मिलेगा कौन सा? बघेलखंड। ठीक है, सतपुड़ा और बघेलखंड, सतपुड़ा और बघेलखंड, ये 2 क्षेत्र में आपको ये गोंडवाना चट्टान देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? नाम की बात हो रही है। मध्य प्रदेश का जो ये मध्य प्रदेश नाम है ये किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम से सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा था। ठीक है, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश की संज्ञा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच सेंटर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? यहाँ पर मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा की बात हो रही है, ऊपर वाली उत्तर सीमा की। तो उत्तरी सीमा की निर्धारण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन है पहला काली सिंधी, दूसरा ऑप्शन पार्वती नदी, तीसरा चंबल नदी, और चौथा ऑप्शन है इसमें सिंध नदी। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा क्या? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी उत्तरी सीमा की निर्धारण करती है, जबकि ताप्ती नदी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, और सोन नदी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? पहला ऑप्शन गोंडवाना, दूसरा विंध्यन सेल, तीसरा दक्कन ट्रेप, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें गोंडवाना लैंड। जी हाँ, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा बालाघाट, तीसरा खंडवा, और चौथा ऑप्शन है इसमें रीवा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? इसका राइट आंसर होगा आपका खंडवा। ठीक है, जबलपुर, बालाघाट और रीवा में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जबकि ये खंडवा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर अब पूछा गया है कुड़प्पा या कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ आपको मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है आपका बिजावर, तीसरा पन्ना, दूसरा पन्ना है और तीसरा ऑप्शन है छतरपुर। तो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी, यानी कि बिजावर श्रेणी, पन्ना, छतरपुर तीनों जगह पर आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। ठीक है, पूछा क्या गया है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युग का नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है सीधी, तीसरा मंदसौर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है खंडवा। तो इस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर पूर्ण पाषाण युग का नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण पाषाण युग के प्रमाण नहीं मिले हैं। बाकी शेष इसमें जो ये तीन ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर पूर्ण पूर्व पाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, पूर्ण नहीं है, यहाँ पर पूर्व है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो पूर्ण लिखा है ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्व है, पूर्व। ठीक है, तो पूर्व पाषाण युग का जो प्रमाण है वो कहां पर नहीं मिलता है, ग्वालियर में नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं तो जो हमारा ये मध्य प्रदेश है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसमें। देखो यहां से ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ये कुछ इस प्रकार से आपको ये मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश की पूर्व से जो पश्चिमी चौड़ाई है ये तो 870 किलोमीटर है, ये तो 870 किलोमीटर है। लेकिन इस मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ शामिल था, जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें जब ये छत्तीसगढ़ शामिल था, छत्तीसगढ़, तब पूर्व से पश्चिम इधर की ओर जो हमारी लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो थी 1127 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कितनी थी, 1127 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण मतलब मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ शामिल था, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ये है हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश में ये इस ओर आप देखोगे ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगा हुआ था, तब हमारी जो ये लंबाई है, ये ऐसी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ये तो थी 1127, लेकिन ऊपर से नीचे अभी वर्तमान में ये यहाँ तक है 605, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ ये यहाँ तक लगा हुआ था। तो हमारी जो ऊपर से नीचे की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 996 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कितनी थी, 996 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। ठीक है, अविभाजित की बात कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में शामिल था तब हमारी सीमा कितने राज्यों से लगती थी। वर्तमान में तो हमारी सीमा 5 राज्य से लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जब था तब हमारी सीमा याद रखिएगा 7 राज्य से लगती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 7। ठीक है, वर्तमान में 5 राज्य है और पहले कितने राज्य लगे थे, 7 राज्य लगे थे। 7 राज्य कौन कौन से, तो एक राज्य तो अभी वर्तमान में लगा है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 4 तो वर्तमान में अभी लगे हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ था तब छत्तीसगढ़ वाला एरिया बिहार से लगा हुआ था। ठीक है, और इधर नीचे आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगा हुआ था। तो ये 7 राज्य थे हमारी सीमा से लगे हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, सही कथन चुने। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में शामिल था तब हमारी क्या स्थिति थी। तो भौगोलिक स्थिति हमारी कहां से प्रारंभ होती थी, देखिए जरा, इसको मैं नक्शे में बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझना दोस्तों प्यार से। ये हमारा जो ये मध्य प्रदेश है, ये मैं आपको नक्शे में थोड़ा सा बनाकर बता रहा हूं दोस्तों। तो इस मध्य प्रदेश में आप देखोगे हमारी जो जब छत्तीसगढ़ था, ये है छत्तीसगढ़, ये हमसे लगा हुआ। तो अभी वर्तमान में हमारा अक्षांशीय विस्तार ये बुरहानपुर यहां से प्रारंभ होता है। ठीक है, और कहां तक है, ये इधर मुरैना तक है। तो अभी वर्तमान में हमारा 26 डिग्री से प्रारंभ होता है और कहां तक है, ये 26 डिग्री से प्रारंभ होता है। ठीक है,
लेकिन जब छत्तीसगढ़ यहाँ पर शामिल था हमसे, यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ हमसे 21 डिग्री से ये प्रारंभ हुआ था, यहाँ से बुरहानपुर पहले हमारा 21 डिग्री से यहाँ से प्रारंभ होता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पर ये शामिल था तब हमारा अक्षांश विस्तार ये यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, कितने डिग्री से? 17 डिग्री से। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही होगा। 17 डिग्री से लेकर अभी पहले हमारा एमपी ये 26 डिग्री 30 मिनट तक फैला हुआ था। अब अगला ऑप्शन है इसमें 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। जी हाँ, देखो अभी भी हमारा विस्तार यहीं से प्रारंभ होता है, ये अलीराजपुर से 74 डिग्री 9 मिनट से, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा ये सिंगरौली तक विस्तार है। सिंगरौली तक है 82 डिग्री 48 मिनट तक, लेकिन जब छत्तीसगढ़ था तब ये यहाँ तक था। ठीक है, और यहाँ तक विस्तार कितना था? 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों ऑप्शन दोस्तों सही है, दोनों की दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्व का पठार, दूसरा है उत्तर का पठार, तीसरा है पश्चिम का पठार और चौथा है दक्षिण का पठार। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण का पठार। संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? चंबल सोन अक्ष की बात यहाँ पर हो रही है। तो चंबल नदी आपको पता है महू से निकलती है और ये ऊपर की ओर उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित होती है, और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और ये भी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये इन नदियों का ऊपर का हिस्सा, उत्तर का हिस्सा क्या कहलाता है? तो याद रखना ऊपर चंबल नदी के ऊपर उत्तर में आपको क्या मिलेगा? मध्य उच्च प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना चंबल और सोन अक्ष का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य उच्च प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को चुनिए। देखते हैं 4 कथन में कौन सा सही है, हमको सही कथन चुनना है। पहला कथन है नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। जी हाँ, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, यह नर्मदा नदी अमरकंटक से ऐसे निकलती है और सोन नदी ऊपर की ओर निकलती है। तो इनके दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला दक्षिणी वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सतपुड़ा, क्योंकि नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है। तो पहला आंसर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। दूसरे कथन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। जी, जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से जितनी भी नदी निकलती है उनका जल यमुना में जाता है, और यमुना किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। तो मध्य प्रदेश गंगा बेसिन का भाग है, ये भी राइट आंसर है। तीसरा है पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन में आता है। पूर्वी पठार मतलब आप देखोगे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश की ये पूर्वी हिस्सा, इधर पूर्व में कौन लगा? ये छत्तीसगढ़। तो ये वाला हिस्सा, बघेलखंड वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वी पठार कहलाता है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ। और इधर से निकलती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से, और इसी से गुजरती है सोन नदी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों कथन क्या है दोस्तों? तीनों की तीनों कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? मतलब राज्य का जब गठन नहीं हुआ था, देखो यहां पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, राज्य पुनर्गठन नहीं, राज्य गठन। ठीक है, राज्य गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो किन किन नामों से जाना जाता था जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। जी, ये राइट है दोस्तों, ये भी सही है। दूसरा है सेंट्रल इंडिया। जी, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी एमपी को जाना जाता था, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों, मध्य भारत के नाम से पश्चिम की रियासत पार्ट बी वाले हिस्से को कहा जाता था। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? किस जिले की बात कर रहे हैं? किस जिले में धारवाड़ समूह को सोसर श्रेणी, और सोसर श्रेणी याद रखना कहां पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा, दूसरा बैतूल, तीसरा शहडोल और चौथा है बालाघाट। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? छिंदवाड़ा। ठीक है, सोसर सीरीज कहां पाई जाती है? याद रखना छिंदवाड़ा में ये पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश
के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो बालाघाट जिले की बात करें, बालाघाट में जो धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सोसर सीरीज, दूसरा है संकोली सीरीज, तीसरा चिल्पी सीरीज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें क्या? चिल्पी सीरीज। ठीक है, तो चिल्पी के नाम से बालाघाट में ये धारवाड़ सेल समूह को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? पन्ना की बात कर रहे हैं दोस्तों, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज के अंतर्गत आती है, किस श्रृंखला, किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहां पर आपका बिजावर, ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सोसर सीरीज और चौथा ऑप्शन है संकोली। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बिजावर। ठीक है, यह बिजावर श्रेणी आपको कहां मिलेगी दोस्तों? ग्वालियर में भी मिलेगी और पन्ना में भी देखने को मिलेगी। दोनों जगह ये बिजावर श्रेणी पाई जाती है, ग्वालियर और पन्ना में। और इसी बिजावर श्रेणी में ज्वालामुखी के द्वारा उद्गार से इस बिजावर श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में हीरे की खदानें पाई जाती है, हीरा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा और भांडेर श्रेणी में बांटी गई है। उस सेल को आप बताना है जो कैमूर, रीवा और भांडेर 3 श्रेणी में बटी हुई है। पहला ऑप्शन है लोअर विंध्यन, दूसरा ऑप्शन है अपर विंध्यन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अपर विंध्यन। ठीक है, विंध्याचल को 2 भाग में बांटा है, एक लोअर विंध्यन और एक अपर विंध्यन। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है कैमूर, रीवा, भांडेर वो अपर विंध्यन के अंतर्गत आता है और इस अपर विंध्यन को कैमूर, रीवा, भांडेर में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, अपर गोंडवाना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चौगान, दूसरा जबलपुर स्तर, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोनों, यानी कि चौगान और जबलपुर स्तर दोनों नाम से सतपुड़ा में गोंडवाना सेल समूह को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस में जबेरा का गुंबद स्थित है? जबेरा का गुंबद, ठीक है, विदिशा में ये स्थित है जबेरा का गुंबद। तो ये कहां पर है? तो आप देखोगे बुंदेलखंड का पठार, सॉरी पहला ऑप्शन है कगार भूमि, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा ऑप्शन है मालवा का पठार, चौथा ऑप्शन है मध्य भारत का पठार। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कगार भूमि। ठीक है, कगार यानी कि ऊंचाई पर, उच्चावच में ये जबेरा का गुंबद स्थित है, ना कि पठार में। ठीक है, ऊपर ऊंचाई में पहाड़ों पर ये स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कगार भूमि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? यानी जब छत्तीसगढ़ एमपी में शामिल था तब मध्य प्रदेश कितने भाग में बटा था? तो अभी वर्तमान में एमपी 7 भाग में बटा है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ शामिल था तब मध्य प्रदेश याद रखना 9 भाग में बटा हुआ था। 2 भौतिक प्रदेश थे ऐसे जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चले गए, वो है महानदी बेसिन और एक है दंडकारण्य। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चले गए। तो अब मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश बचते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? यानी नर्मदा और गंगा के बीच में जल विभाजन का काम कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है कैमूर, दूसरा है भांडेर, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नर्मदा और गंगा के बीच जो जल विभाजक का कार्य करता है वो करता है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल के इधर दक्षिण में ये बहती है, इधर ये नर्मदा नदी और उत्तर में बहती है क्या? ये गंगा नदी। तो इस विंध्याचल के इधर से निकलने वाली सारी नदियों का जल गंगा में जाता है और इसके इधर से निकलने वाली, दक्षिण से निकलने वाली सारी नदियों का जल कहां जाता है? ये नर्मदा में जाता है। तो विंध्याचल वैसे तो गंगा पर नर्मदा के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, लेकिन ये विंध्याचल भी अलग अलग श्रेणी में बटा हुआ है, विंध्याचल रेंज, कैमूर, भांडेर। तो इसमें कैमूर और भांडेर दोनों आ रहा है दोस्तों, और दोनों की दोनों इस विंध्याचल के भाग है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा आपका? दोनों आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में देखते हैं सतपुड़ा से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। जी हाँ, राइट आंसर है दोस्तों, सतपुड़ा की लंबाई 1120 है। दूसरा है इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। जी, ये भी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि सतपुड़ा 3 भाग में बटा हुआ है, राजपीपला, महादेव और मेकल। तो पश्चिम में राजपीपला है, पूर्व में मेकल है और मध्य में महादेव है। तीसरा ऑप्शन है यह नर्मदा नदी के दक्षिण पश्चिम से
पूर्व में स्थित, नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। जी हाँ, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है और नर्मदा के नीचे दक्षिण में आपको यही सतपुड़ा मिलेगा जो कि पश्चिम से पूर्व की श्रेणी में फैला हुआ है। तो तीनों की तीनों कथन सही है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस जिले से भारतीय मानक निम्न में से किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन है सिंगरौली, दूसरा रीवा, तीसरा पन्ना और चौथा ऑप्शन है शहडोल। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें क्या? सिंगरौली। सिंगरौली एकमात्र जिला है जहां से हमारे भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है और इसी से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। और ये जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला है बालाघाट महाराष्ट्र, दूसरा है छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, तीसरा मुरैना राजस्थान, चौथा है झाबुआ गुजरात। दोस्तों इसमें जो ये जोड़ा बनाया गया है ये पड़ोसी राज्य और उनसे लगे हुए जिले का बनाया गया है। तो बालाघाट महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये राइट आंसर है दोस्तों। बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ से लगता है क्या? नहीं दोस्तों, छिंदवाड़ा की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। तीसरा मुरैना राजस्थान से लगता है, जी ये भी सही है। और झाबुआ गुजरात से लगता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। और जो आपका जोड़ा सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो पहला ऑप्शन है 208,285, तीसरा 308,252 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 408,245 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 608,245 वर्ग किलोमीटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसमें 308,252 किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा 308,245, ठीक है, क्योंकि 7 वर्ग किलोमीटर कहीं कहीं बुकों में कम बताया गया है। कुछ में आपको 52 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं बुक में 45, क्योंकि जो 7 वर्ग किलोमीटर एरिया जो कम आ रहा है वो एरिया आपको अमरकंटक के पास में मिलेगा, जिसे किरार घाटी कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में विवादित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? यानी मध्य प्रदेश 7 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है, जिसमें से एक भौतिक प्रदेश है मध्य भारत का पठार, जो कि कितना उसका क्षेत्रफल प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 7.5%, दूसरा ऑप्शन है 8.5%, तीसरा ऑप्शन है 9.5% और चौथा ऑप्शन है 10.6%। तो आपका राइट आंसर होगा 10.6%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मध्य भारत के पठार में आप देखोगे पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा भिंड, तीसरा ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है शिवपुरी। तो भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी तो मध्य भारत के पठार में आता है, लेकिन इंदौर मध्य भारत के पठार में शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? दक्कन ट्रेप का भाग है तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें बुंदेलखंड का पठार, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा विंध्याचल और चौथा ऑप्शन है मालवा का पठार। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो मालवा का पठार। ये मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रेप यानी काली चट्टान से बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा मालवा का पठार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, ठीक है, और इस धूपगढ़ की ऊंचाई है कितनी? 350 मीटर, ठीक है। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा ही नहीं, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत में पंचमढ़ी में ये स्थित है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा धूपगढ़। तो दोस्तों ये मैंने आपको मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपको मैंने बताए और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो बार बार एग्जामों में आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब का लाल बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।